नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में नगरपालिका पढ़ रहे थे जिसमें हमने ज़िला योजना समिति को समझा। ज़िला योजना समिति की तरह महानगर योजना समिति पढ़ा जाता है। जो प्रावधान या जिस तरह की व्यवस्था, कार्य, दायित्व ज़िला योजना समिति के होते हैं, कुछ उसी तरह के दायित्व, कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा किए गए प्रावधान महानगरीय योजना समिति के होते हैं। अंतर केवल सदस्यों की नियुक्ति को लेकर होता है। जहाँ जिला योजना समिति पढ़ते हैं उसमें कुल सदस्यों का लगभग 80% सदस्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। इसी तरह महानगर योजना समिति को जो पढ़ते हैं तो इसमें 2/3 सदस्य हो जाते हैं वो। तो अंतर आएगा सिर्फ सदस्यों को भरने से संबंधित। या फिर जो समिति होती है इसमें राज्य विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कुछ अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है महानगर योजना समिति में, जबकि जिला योजना समिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो क्या क्या अंतर है इसमें उसको समझते हैं और ये क्या विशेषता रखती है अपनी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे नगर पालिका और नगर पालिका में महानगर योजना समिति। आर्टिकल 243 ZE अनुच्छेद 243 ZE में महानगर योजना समिति का प्रावधान है। महानगर योजना समिति के कार्य क्या है? महानगरीय क्षेत्र में, प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करना, विकास योजना के प्रारूप को तैयार करना। इस समिति का उद्देश्य है महानगरीय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा भी था। ये जो महानगर होते हैं, महानगर किसको कहा जाएगा? महानगरीय क्षेत्र कौन से होंगे? महानगरीय क्षेत्र, इसके लिए 10 लाख की आबादी होना जरूरी है। 10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र। अब जो 10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है वो या एक से अधिक उसमें जिले होंगे, उसमें 2 या 2 से अधिक पंचायतें होंगी, 2 या 2 से अधिक नगर पालिका तथा पंचायतें। पंचायतों वाला क्षेत्र महानगरीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो 10 लाख की आबादी या 10 से अधिक की आबादी वाला क्षेत्र जो एक या एक से अधिक जिले जिसमें हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिका और पंचायत के साथ साथ कुछ अन्य संलग्न क्षेत्र हो, महानगरीय क्षेत्र कहलाएगा। महानगरीय क्षेत्र के लिए ही इस समिति का गठन किया जाता है और इस समिति के लिए राज्य विधान मंडल को कुछ शक्तियां दी गई है, वो इससे संबंधित कुछ प्रावधान कर सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे इस समिति से संबंधित राज्य विधान मंडल
राज्य विधानमंडल को कुछ उपबंध करने की शक्ति है, करने की शक्ति होगी। अब इसमें क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो राज्य विधानमंडल महानगर योजना समिति की संरचना को निर्धारित कर सकता है, किस तरह की होगी। तो इसमें लिखेंगे इस समिति की या इन समितियों की संरचना को निर्धारित कर सकता है। दूसरा, इन समितियों में सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित उपबंध कर सकता है। अब देखो, यहां राज्य विधानमंडल को या राज्य सरकार को महानगर योजना समिति में कुछ शक्तियां होंगी कि वो इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति करने से संबंधित प्रावधान कर सकता है। लेकिन कुछ बाधाएं भी होंगी। बाधाएं क्या है? राज्य विधानमंडल कुछ % तक ही सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कर सकता है, क्योंकि संविधान ने 2/3 सदस्यों के लिए कुछ विशेषता की हुई है। इसमें क्या की हुई है उसे देखते हैं। तो जहां राज्य विधानमंडल को ये शक्ति होगी कि वो समिति में सदस्यों को चुने जाने से संबंधित कुछ प्रावधान कर सकता है, वहीं संविधान सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कुछ बात कहता है, या इस अधिनियम में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसे क्या, उसमें क्या है उसे देखते हैं। तो ये बी ही पढ़ेंगे हम, सदस्यों के चुने जाने से संबंधित प्रावधान। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो महानगर क्षेत्र की समिति, महानगरीय योजना समिति जो है, इसमें जो सदस्य होंगे समिति के, इसे लिखेंगे हम समिति के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य या लगभग 66% या 67% सदस्य महानगर में आने वाले जिले में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य तथा पंचायतों के अध्यक्ष अपने में से ही महानगर की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुनेंगे। यानी ये जो प्रावधान है ये संविधान के द्वारा लिखा गया है, मतलब संविधानिक है ये प्रावधान। इस पर राज्य सरकार कोई रूल नहीं बना सकती। अब देखो, एक चीज समझने की है कि लगभग 60 से 65%, लगभग 2/3 सदस्य या 67% सदस्य
जो हैं संविधान के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है कि भाई 2/3 सदस्यों को जो महानगर में आने वाले ज़िले हैं और उनमें जो नगर पालिका और पंचायतें हैं उनके निर्वाचित सदस्य और अध्यक्षों को के द्वारा अपने में से ही उन महानगरों में आने वाले ग्रामीण और नगरीय आबादी के अनुपात में चुना जाएगा। ये व्यवस्था संवैधानिक है। संविधान लिखता है 67% कुल सदस्यों का समिति की इसी आधार पर चुने जाएंगे। इसके बाद जितना भी बचता है और उसके लिए राज्य विधानमंडल कुछ विशेष उपबंध राज्य विधानमंडल अपनी विवेक से कुछ प्रावधान बना सकता है। ठीक है, तो बी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट राज्य विधानमंडल को और क्या शक्ति होगी। राज्य विधानमंडल इन समितियों में राज्य विधानमंडल इन समितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व तय कर सकता है। मतलब केंद्र सरकार के कुछ सदस्य समिति में शामिल कर सकता है, राज्य सरकार के कुछ सदस्य शामिल कर सकता है, अन्य सदस्य अन्य संस्थाओं से जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाएगी। दूसरा, जो महानगर योजना समिति को महानगर विकास से संबंधित कार्य जो दिए गए हैं उनसे संबंधित भी प्रावधान कर सकता है। ये राज्य विधानमंडल के हाथ की बात होगी कि उसे किस तरह से इसे मैनिपुलेट करना है या चलाना है। उसके बाद ये समिति क्या काम करेगी, तो उसे लिखेंगे हम विकास योजना के प्रारूप को तैयार करते समय समिति को निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी बातें हैं लिखेंगे, कार्यों की तरफ चलते हैं या दायित्व। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय समितियों को निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। अब सबसे पहली बात क्या है कि जो ग्रामीण व नगर पालिका के द्वारा तैयार की गई योजना है, की गई योजनाओं को ध्यान में रखना होगा। फिर दूसरा, ग्रामीण व नगर पालिकाओं के सामान्य हितों से संबंधित विषयों का ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ इस समिति को ग्रामीण और नगर पालिका की स्थानिक योजना
जल भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों में संसाधनों के हिस्से या बंटवारे से संबंधित बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। उसके साथ साथ ये समिति जो एकीकृत विकास है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातों को भी ध्यान में रखेगी। समिति एकीकृत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातों को ध्यान में रखेगी। समिति का कार्य होगा जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं महानगर क्षेत्रों में, उन उद्देश्यों को प्राथमिकता देना। दूसरा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निवेश से संबंधित तथा उपलब्ध वित्तीय और गैर वित्तीय संसाधनों का तथा गैर वित्तीय की मात्रा व प्रयोग से संबंधित काम करना। कहने का मतलब जो हमने जिला योजना समिति में प्रावधान पढ़े थे लगभग वही है। कुछ बातें अतिरिक्त इसमें आ गई हैं, जैसे निवेश से संबंधित, जो सरकार निवेश करती है उससे संबंधित कार्य करना, जैसे 2/3 सदस्य को चुनना समिति में, जैसे जो समिति में प्रतिनिधित्व है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कुछ अन्य संगठनों का, उससे संबंधित कुछ प्रावधान इसमें शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद और इसके क्या कर्तव्य होंगे? और इसके कर्तव्य होंगे कि ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करना जिनका सुझाव राज्यपाल ने दिया हो। राज्यपाल ने दिया हो। ठीक है। तो ये जो है महानगर योजना समिति से संबंधित फैक्ट था, हमने इसको पढ़ लिया। हमारा ये आर्टिकल भी खत्म होता है। तो जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति हमारी खत्म होती है। लगभग एक से ही प्रावधान थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। या इसमें कुछ छुटा है और तो कुछ नहीं छुटता इसमें। हेडिंग लगाएंगे क्या? आर्टिकल 243 ZF, अनुच्छेद 243 ZF ये बात करता है
अधिनियम के लागू होते हुए कैसे लिखें इसको? इसको लिखेंगे नगर पालिका विद्यमान, ऐसे लिखते हैं, विद्यमान कानूनों का जारी रहना। जारी रहना मतलब नगर पालिका और विद्यमान कानूनों का जारी रहना, इसका मतलब क्या है? ये बात करता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की। देखो 74वां संशोधन अधिनियम देश में सभी राज्यों के लिए नगर पालिका को स्थापित करने की व्यवस्था करता है, और ये अनिवार्य कर देता है कि नगर पालिका को स्थापित करना ही होगा, राज्य इसके लिए बाध्यकारी होंगे, और ये एक डेट दे देता है कि भाई 1 जून 1993 से ये जो उपबंध है 1992 का, ये प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बात समझने की ये है कि जब 1 जून 1993 में, कब 1 जून 1993 में जब नगर पालिका को सभी राज्य के को, कैसे बोलें, 1 जून 1993 को नगर पालिका को स्थापित करना सभी राज्यों को बाध्यकारी हो गया, तो इसमें कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने इस एक्ट के आरंभ होने से पहले ही नगर पालिका व्यवस्था को अपनाया हुआ था। तो ये बात करता है कि 1 वर्ष के अंदर अंदर जिन राज्यों ने पहले से ही नगर पालिकाओं को और उससे संबंधित कानूनों को अपनाया हुआ था, वो कानून और नगर पालिकाएं संस्थाएं नहीं, इसमें 2 चीजें समझनी होगी। 1 जून 1943 से 74वां संविधान संशोधन प्रभावी हो गया, लागू हो गया देश में। अब यहाँ एक बात समझने की है, इसमें 2 बात समझने की है कि नगर पालिका को स्थापित करने से संबंधित विधियां बनाई गई इस अधिनियम से। तो यहाँ जो विधियां हैं, इन विधियों के लिए तो 1 वर्ष का समय निर्धारित कर दिया गया कि भी 1 वर्ष तक जो जिन राज्यों ने 74वें संविधान संशोधन से अलग जो विधियां अपनाई हुई हैं, जब 74वां संविधान संशोधन नहीं था और नगर पालिका कुछ राज्यों में थी, तो वो नगर पालिका किसी विधि से ही गठित की गई होगी। तो जो विधियां इन्होंने अपनाई हुई है वो 1 जून 1993 से लेकर 1 जून 1994 तक प्रभावी रहेंगी, जो पुरानी विधियां हैं। इस बीच में राज्य सरकारों को ये शक्तियां होगी, राज्य सरकार किसी प्राधिकारी के द्वारा भी इन विधियों को, अपनी पुरानी विधियों को खत्म कर दें और जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा विधि आई हैं इन्हें अपना ले। अगर ऐसा राज्य नहीं करता है तो 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 जून 1994 में वो ऑटोमेटिक पुरानी विधियां खत्म हो जाएंगी, पुराने कानून नगर पालिका से संबंधित खत्म हो जाएंगे और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कानून बने हैं वो लागू हो जाएंगे। ये तो बात है विधि की, ये पहली बात हो गई जिसने हमारा फ्लो तोड़ दिया। दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि जब 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भी कुछ नगर पालिकाएं अस्तित्व में थी। अब बात यह है कि ये जो नगर पालिका हैं इनका ये कार्यकाल पूर्ण कर पाएंगी क्या, या इन्हें जो है भंग करके नए संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें इस अधिनियम ने कहा कि भाई ये अपना कार्यकाल जो है
पूर्ण कर सकती हैं, जब भी इनका कार्यकाल पूर्ण होगा जब तक करें, और इन्हें बीच में भी राज्य सरकार के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगर कोई राज्य सरकार ये चाहती है कि हमें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अब अपने यहाँ नगर पालिका को स्थापित करना है, तो वो इन विधियों को खत्म कर सकती है। तो ये जो अधिनियम है ये कहता है क्या? ये कहता है विधियों का, विद्यमान विधियों का जारी रहना, या नगर पालिका का और विधियों का जारी रहना जो 74वें संविधान संशोधन के समय जारी थी। तो ये सब कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय। कैसे कहें? इसको हम कहेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जब लागू किया गया, तो इस समय कुछ राज्यों में कुछ नगर पालिकाएं अस्तित्व में थी, और इन नगर पालिकाओं का गठन करने से संबंधित कुछ कानून भी अस्तित्व में थे। तो यहाँ ये व्यवस्था की गई, इस अधिनियम ने ये कहा कि भी ये प्रभावी होगा 1 जून 1993 से। 1 जून 1993 से लेकर 1 जून 1994 तक जो पुरानी व्यवस्था है कुछ राज्यों में नगर पालिका से संबंधित, वो बरकरार रहेगी। या तो इस 1 वर्ष में वहाँ की राज्य सरकारें पुरानी विधियों को समाप्त कर दे और नई विधियों को अपना ले, वरना 1 जून 1994 में आकर जो नगर पालिका से संबंधित पुरानी विधियां हैं वो समाप्त हो जाएगी और उनका स्थान ले लेगी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधियां। ऐसे ही नगर पालिका अस्तित्व में थी, संस्थाएं अस्तित्व में थी कुछ, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले ही बन चुकी थी या गठित हो चुकी थी। ऐसी संस्थाओं के लिए इस एक्ट में प्रावधान था कि या तो राज्य सरकार उनका कार्यकाल पूरा होने दे, या फिर राज्य सरकार अगर उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं होने देता है तो उन्हें विघटित किया जा सकता है और फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उन्हें पुनः गठित किया जा सकता है। तो ZF 243 में इतनी सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसे जो है ये लिख लेना, समझ लिया है, आगे चलते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं है समझाने का, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसे लिख लेना। उसके बाद एक लास्ट अनुच्छेद बचता है नगर पालिका का, ZG। ZG बात करता है न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बाहर रहेगा नगर पालिका का चुनाव। तो इसमें हम 2 शब्द लिखकर अपनी बात खत्म करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 243 ZG ये कहता है नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत साधारण सी बात है, नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित उपबंध बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अब किस तरह से वो क्षेत्रों का विभाजन करता है, क्या व्यवस्था करता है, इससे संबंधित कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा, और जाएगा तो न्यायालय उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है नगर पालिका से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध हैं वो हमने पढ़ लिए, और नेक्स्ट आगे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।